So well, in this video we are going to study about the new chapter Babes. So we'll start with the introduction part. It's the introduction. इससे पहले हमने कुछ जो पढ़ा था, in previous chapter we studied about the motion of the objects oscillating in the isolation. हमने कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट के मोशंस के बारे में पढ़ा था कि जिसमें वो अकेले जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे थे। जैसे ये आपको जो डायग्राम में याद है, इसमें एक सिंपल पेंडुलम है जो एक फिक्स रिजिड सपोर्ट के किनारे जो है वो मीन पोजीशन के राउंड अबाउट जो है वो ऑसिलेट करता है। या दूसरा एग्जांपल ये भी आप इसको रिकॉल कर लें कि इसमें हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका कोई मास m है और एक स्प्रिंग के साथ जुड़ के जो है वो मेन पोजीशन के किनारे बैक एंड फॉर्थ मूव करता है। तो इस तरीके के एग्जांपल्स अभी हमने पढ़े हैं। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे कि हम इस तरीके के कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल को कलेक्टिवली कंसिडर करेंगे और उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे, उनका ऑसिलेशंस को पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके लिए बड़ा ज़रूरी होगा कि जो हम एक मटेरियल मीडियम सेलेक्ट करते हैं उसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम होते हैं दे आर बाइंड्स टूवर्ड्स वन अनदर, दे आर बाइंड्स विद वन अनदर या द कॉन्स्टिट्यूएंट विद सम बाइंडिंग फोर्स। वो किसी एक फोर्स के साथ जो है वो मीडियम के पार्टिकल एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं और उनमें एक का मोशन जो है वो दूसरे के मोशन को इफेक्ट करता है। द मोशन ऑफ द वन इफेक्ट्स द अदर, राइट। हम एक उदाहरण लेते हैं इस चीज़ को समझने का कि जिसमें हम देखेंगे कि कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल दे विल ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो ये एग्जांपल जो है इसको आपने बहुत बार देखा भी है। हम उदाहरण लेते हैं कि हमारे पास कोई एक तालाब का हम उदाहरण लेते हैं। ये रहा आपका तालाब और इस तालाब में आप यहाँ से एक पत्थर फेंक रहे हैं। अब पत्थर नीचे गिरता है, यहाँ गिरता है और नीचे गिरने के बाद आप देखेंगे कि वो वेव्स जनरेट करता है और वो जो वेव्स जो हैं वो सेंटर से किनारों की ओर मूव करती हैं ऐसे करके। ओके, अब ऐसा होता है कि जो डिस्टर्बेंस है द डिस्टर्बेंस मूव्ड फॉरवर्ड, डिस्टर्बेंस जो उसकी ऐसे ऐसे करके वो आगे 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 तक मूव करती रहती है। यदि हम क्या करें, एक के बाद एक पार्टिकल, एक स्टोन डाला उसके बाद दूसरा फेंका तीसरा फेंका, यदि हम बार बार फेंकते चले जाते हैं तो हम देखते हैं कि ऐसा लगता है कि पानी जो है वो आगे की ओर बह रहा है। हमें ऐसा लगता है कि वाटर फ्लो हो रहा है, पानी आगे किनारे तक पहुंच जाता है वहाँ से। बट प्रैक्टिकली हम इसको चेक करने की कोशिश करें, यदि हम प्रैक्टिकली इसको चेक करने की कोशिश करें कि क्या पत्थर जब यहाँ पॉन्ड में गिरता है तो क्या बाकी ही वाटर ट्रैवल करता है वन एंड टू अनदर एंड। जैसे हमने डायग्राम नंबर इस डायग्राम में बताया कि ऐसा लगता है हमें, इट लुक्स लाइक दैट वाटर इज गोइंग आउटवर्ड। ऐसा लगता है हमें कि पानी जो है वो बाहर की ओर जा रहा है। अब हम यदि इसको चेक करें कि क्या वास्तविकता में ऐसा होता है तो हमें देखेंगे। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक कोई हम कोई कॉर्क इसमें डाल देते हैं। विल फॉर एग्जांपल विल पुट सम पीस ऑफ कॉर्क इन 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 द पॉन्ड्स ऑफ वाटर। वो हम कॉर्क का जो टुकड़ा है जो इसके बीच में एक्चुअली तैरेगा तो उसको हम इसके बीच में गिरा देते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि हम फिर दोबारा फिर से ऐसे ही पत्थर को यहाँ फेंकते हैं। हम बड़े ध्यान से देखें तो हम ये देखते हैं कि जो कॉर्क का टुकड़ा है वो क्या करेगा कि अप एंड डाउन मूव करेगा। दिस द पीस ऑफ कॉर्क विल मूव अप एंड डाउन। वो ऊपर नीचे तो मूव करेगा बट वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। इसका मतलब साफ है कि द मास ऑफ द वाटर डू नॉट मूव। इसका मतलब है कि पानी नहीं बहता। जब हम पत्थर को तालाब में फेंकते हैं तो ऐसे हमें लगता है कि जो वेव जैसे ऐसे ऐसे करके जनरेट होती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पानी ही सेंटर से किनारों की ओर बह रहा है। और यदि कॉर्क के एग्जांपल से हम ये देखें तो हम इंश्योर कर सकते हैं कि जो डिस्टर्बेंस है वो तो सेंटर से किनारे की ओर जो है वो ट्रांसफ़र होती है, बट जो पार्टिकल ऑफ द वाटर हैं, जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सिर्फ अप एंड डाउन मूव करते हैं। क्योंकि कॉर्क जो है वो अप एंड डाउन नाचेगा, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं करता है। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं ना। सी हेयर, ऐसे ही हम यदि देखें कि अब हम साउंड का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरीके से आप कोई ध्वनि पैदा करते हैं, हम आपके साथ पढ़ाते टाइम अभी बातचीत कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि जब आदमी कोई एक वक्तव्य देता है, कोई बात बोलता है तो वो साउंड वेव्स प्रोड्यूस करता है। इट विल प्रोड्यूस साउंड वेव्स, राइट। अब ये जो साउंड वेव्स जो हैं वो ट्रैवल कैसे करती हैं। जब ये ट्रैवल करती हैं तो जिस तरीके से हमने पानी में देखा कि पानी मूव नहीं करता, उसी तरीके से यहाँ भी जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी मूव नहीं करते। देयर इज़ नो मूवमेंट इन द एयर मॉलिक्यूल्स।
उनके उन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई मूवमेंट नहीं होती, बट जो साउंड एनर्जी होती है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो है वो पहुंच जाती है। साउंड ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट बट विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द एयर। एयर के जो पार्टिकल है वो मूव नहीं करते, सो जो साउंड है वो अपने डिस्टर्बेंस को वो ट्रांसफ़र करती है। पर हमें ये जो डिस्टर्बेंस, जैसे हम बोलते हैं तो हमें ये डिस्टर्बेंस फील नहीं होती, ये हमें डिस्टर्बेंस दिखती नहीं है। ये तो हमारे कान का जो पर्दा है ना, वो सिर्फ उसको डिटेक्ट कर लेता है कि साउंड वेव जो हैं वो कान में टकराई है, और उससे आपको पता चल जाता है कि कौन सी ध्वनि पैदा हो रही है, राइट। सो द पैटर्न्स, ऐसे पैटर्न, अब हम कुछ वेव्स के डेफिनेशन को यहाँ से सीखने की कोशिश करते हैं कि वेव क्या चीज़ होती है। दीज पैटर्न्स, ऐसे पैटर्न विच मूव विदाउट एक्चुअल फ्लो ऑफ मैटर। एक ऐसे पैटर्न जिसमें जो वेव है, जो पैटर्न जो है वो जैसे सेंटर से किनारे तक तो मूव करते हैं पर मैटर मूव नहीं करती। मैटर डू नॉट मूव, द मैटर डू नॉट मूव। जैसे हवा में यदि हम बोलें तो हवा मूव नहीं करती, पानी में हम पत्थर फेंकें तो पानी खुद मूव नहीं करता। तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये वेव मोशन का एग्जाम्पल है। दिस पैटर्न्स विच मूव विदाउट एक्चुअल फ्लो ऑफ मैटर एज ए होल आर कॉल्ड वेव्स। इनको हम तरंगें बोलते हैं, वेव्स बोलते हैं। अब जब वेव आप पैदा करते हैं तो वेव पैदा होने के बाद क्या करती है, वेव ट्रांसपोर्ट एनर्जी। वेव जो है वो अपने साथ एनर्जी लेके जाती है और एक जानकारी लेके जाती है। इट कैरीज टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, वन एनर्जी एंड अनदर इज इंफॉर्मेशन, राइट। ऐसे हम स्पीच की बात करें, अभी हमने स्पीच की बात की है, तो स्पीच में क्या होता है, साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं हवा में। स्पीच प्रोड्यूस द, इट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ द साउंड वेव्स इन एयर, राइट। तो फिर हीयरिंग क्या है, सुनना क्या है, हीयरिंग है डिटेक्शन ऑफ दीज साउंड वेव्स। स्पीच इज द प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव्स इन एयर एंड द हीयरिंग इज द डिटेक्शन ऑफ द साउंड वेव्स, राइट। अब हम बात करें कि हम जब हम बोलते हैं तो हम कम्युनिकेट कैसे करते हैं, तो समटाइम इट्स ए शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन, समटाइम इट इज ए लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। तो एक जो स्पीकर है वो साउंड वेव्स प्रोड्यूस करता है और उसके बाद उसको हम इलेक्ट्रिकल करंट सिग्नल में चेंज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती हैं, उसके बाद वो सैटेलाइट के पास जाती हैं, सैटेलाइट उनको ट्रांसमिट करता है और जो डिटेक्टर होता है उसको डिटेक्ट कर लेता है। दिस इज हाउ वेव्स ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, राइट। सो वी विल कैरी आवर डिस्कशन फर्दर। हम अपनी चर्चा को आगे फिर जारी रखते हैं। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है इस चैप्टर का, वेव्स का। तो हम जब ये जो साउंड वेव्स की हमने बात की, अब जो वेव्स जब ट्रैवल करती है तो वेव्स को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम नाम की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हम अब मीडियम की बात करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या सभी वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ही ज़रूरत पड़ती है? नहीं, कुछ वेव्स ऐसी होती हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हुई, आप यहाँ अपना ध्यान लगा सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर द प्रोपगेशन। और इसका उदाहरण क्या है, लाइट वेव्स। लाइट वेव्स को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आप अच्छी तरह से जानते हैं जो लाइट वेव्स के जो वेलोसिटी होती है, दिस इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका साफ साफ मतलब आप समझ लें कि यदि लाइट 1 सेकेंड के लिए चले तो वो इतने मीटर दूर चली जाती है, ये इसका मतलब हुआ। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का मतलब यदि लाइट सिर्फ 1 सेकेंड के लिए चले तो वो इतने दूर चली जाएगी। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितनी तेज़ी से चलती है लाइट, ओके। हाँ, तो वेव्स का एक दूसरा पार्ट ऐसा है जिनको मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। ऐसी वेव्स जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, दीज वेव्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। यस, इट रिक्वायर्स द मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। तो अब बात यह है कि जो मैकेनिकल वेव्स है कितने तरीके की हो सकती है। ये वाटर वेव्स हो सकती हैं। वाटर वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव्स भी कह सकते हैं। इनकी चर्चा हम आगे टेक्स्ट में करेंगे। फिर दूसरी तरह की वेव्स हैं मैकेनिकल वेव्स, साउंड वेव्स होती हैं। इनको अब आगे टेक्स्ट में जाकर हम इसकी चर्चा करेंगे तो हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स भी बोलेंगे। और तीसरी वेव्स होती हैं भूकंप वाली जो तरंगे होती हैं ना, सिस्मिक वेव्स।
और इनको हम आगे जाके टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो हम सरफेस वेव्स भी इनका नाम देंगे। अब ये जो फर्दर जो वेव्स की हम बात करें तो जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं उनको चलने के लिए हमने कहा मीडियम की ज़रूरत होती है। और ये जो मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली जब वेव्स ट्रैवल करती हैं तो वो पार्टिकल जो है वो ऑसिलेट करते हैं। जो मीडियम के जितने भी पार्टिकल हैं वो क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, आगे पीछे चले जाते हैं। तो ऑसिलेशन को आपके फिर से रिकॉल कराने की हम कोशिश करते हैं कि उसमें ऑसिलेशन में एक मीन पोजीशन होती है और यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन होती है और ये भी एक्सट्रीम पोजीशन होती है। तो पार्टिकल जो है वो मीन टू एक्सट्रीम, बैक टू मीन एंड देन एक्सट्रीम एंड बैक टू मीन, इस तरीके से पार्टिकल जो है वो बैक एंड फॉर्थ मोशन करता रहता है। तो जैसे हम कहें कि जो हम पत्थर को पानी में फेंकेंगे, पत्थर को हम यदि पानी में फेंकेंगे तो जो वेव्स ऐसे ऑसिलेट होंगी तो यहाँ जो पार्टिकल होंगे वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में अप एंड डाउन वाइब्रेट करेंगे। ठीक है। और दूसरी बात है कि जो मैकेनिकल वेव्स का जो मीडियम होता है, इसकी वेव मोशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है इलास्टिक प्रॉपर्टीज़। तो इलास्टिक प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा। इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ में जैसे पार्टिकल ऑफ द मीडियम होते हैं वो एक दूसरे के साथ एक स्प्रिंग फोर्स के साथ जुड़े होते हैं और जो रीस्टोरिंग फोर्स पैदा करता है, इट क्रिएट द रीस्टोरिंग फोर्स। अब इसका नाम ही देख लीजिए, रीस्टोरिंग फोर्स। एक ऐसा फोर्स, एक ऐसा बल जो दोबारा फिर से आपकी ओरिजिनल पोजीशन पर लाने की के लिए अपना रोल अदा करता है, रीस्टोर करता है, उसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो मैकेनिकल वेव जिस मीडियम में से गुजरती है उसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो ऑसिलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है उस मीडियम की इलास्टिक प्रॉपर्टी। इलास्टिक प्रॉपर्टी को एक बार फिर से हम समझाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो डिस्टर्ब होने के बाद दोबारा फिर अपनी उसी जगह पर वापस पहुंच जाते हैं। हम अपनी वेव्स के ऊपर चर्चा जारी रखते हैं और ये चर्चा में आगे जो नया नाम जोड़ने वाला है उसको हम बोलते हैं मैटर वेव्स। मैटर वेव्स, आप पहले मैटर को समझें। मैटर किस चीज़ की बनी होती है, तो जिस भी चीज़ की मैटर बनी होती है जब वो पार्टिकल्स मूव करते हैं तो वो मैटर वेव बनाते हैं। अब मैटर किस किस चीज़ की बनी होती है, मैटर में हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। सो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलके क्या बनाते हैं, एटम बनाते हैं। एटम इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो यदि इलेक्ट्रॉन मूव करेगा किसी बिटवीन 2 पॉइंट्स तो वो भी मैटर वेव होगी। प्रोटॉन मूव करेगा तब भी मैटर वेव होगी। न्यूट्रॉन मूव करेगा तब भी मैटर वेव होगी। यदि इकट्ठा एटम मूव करेगा तो भी मैटर वेव होगी। और यदि एटम जब मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, यदि मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे तब भी मैटर वेव होगी। तो आप, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। हमने इसमें पढ़ा मीडियम, किस वेव को मीडियम की ज़रूरत है, किसको नहीं है, और उसके बाद मैकेनिकल वेव्स कितने तरीके की होती हैं, आगे मैटर वेव्स कैसे पैदा होती हैं, मैटर वेव्स कौन से पार्टिकल पैदा करते हैं। अब हम अपनी चर्चा को आगे जारी रखते हैं। अब हम इस चैप्टर में जो आगे पढ़ेंगे, हम ज़्यादा ध्यान जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो कॉन्सेप्ट है वो हम 10+2 में पढ़ेंगे और इस +1 में हम मैकेनिकल वेव्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। सो विल डिस्कस नाउ अबाउट द मैकेनिकल वेव्स। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिकल वेव्स। और उसमें हमने पढ़ा कि ये वाटर वेव्स हो सकती हैं, ये जो है सिस्मिक वेव्स हो सकती हैं, राइट, और ये साउंड वेव्स हो सकती हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि ये जो मैकेनिकल वेव्स होंगी उसमें क्या चीज़ होगी। इसमें मटेरियल मीडियम, दे रिक्वायर द मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। इनको प्रोपगेट करने के लिए एक मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। एंड द वेव्स इन इलास्टिक मीडिया आर इंटीमेटली कनेक्टेड। इसमें जो इलास्टिक मीडिया में जो वेव पैदा होती हैं, they are connected, they are intimately connected. Waves in elastic media are intimately connected with harmonic oscillations. इसमें harmonic oscillations होते हैं, means the particle of the medium vibrate around the mean position. So mean position के किनारे जो है पार्टिकल जो वाइब्रेट करते रहते हैं। तो इसके जो इलास्टिक मीडिया के एग्जांपल हैं, एक तनी हुई स्ट्रिंग हो सकती है, स्ट्रेच स्ट्रिंग हो सकती है, या फिर कॉइल्ड स्प्रिंग हो सकता है, या फिर हवा हो सकती है। ओके, तो इन उदाहरण की हमने चर्चा आपके साथ की है। हम उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आप सपोज कर लीजिए
कि हमारे पास एक स्प्रिंग लिए हमने, हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ स्प्रिंग्स है, दे आर कनेक्टेड टू वन अनदर। ये देखिए स्प्रिंग नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया। तो हमने स्प्रिंग्स को जोड़ा हुआ है। हम क्या करते हैं, यदि मान लो हम एक स्प्रिंग को पुल करते हैं, पुल करने के बाद हम इसको छोड़ देते हैं, वी विल रिलीज इट, वी विल रिलीज द स्प्रिंग। क्या होगा, जैसे हम सिर्फ एक एंड से एक स्प्रिंग को हम पुल करेंगे और उसको हम छोड़ देंगे, तो छोड़ने के बाद क्या होगा, इसकी जो डिस्टर्बेंस होगी तो वो ट्रांसफ़र होगी। द डिस्टर्बेंस ऑफ दिस ओनली फर्स्ट स्प्रिंग विल ट्रांसफ़र टू द लास्ट स्प्रिंग। वो धीरे धीरे करके लास्ट स्प्रिंग तक ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसमें होगा क्या, हर स्प्रिंग जो है वो अपनी मीन पोजीशन के किनारे जो है वो ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। each spring will start oscillating about the mean position. Okay, so this is more important to understand it कि ये एक वेव की तरह बना देगा। और जब आप इसको या पुल करते हैं या पुश करते हैं, कंप्रेस करते हैं या रिलैक्स करते हैं, बट इट ट्राई टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन बिकॉज ऑफ द रीस्टोरिंग फोर्स। तो हर स्प्रिंग क्या करेगा, वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस करेगा अबाउट द मीन पोजीशन। इसी एग्जांपल को यदि आपने समझना हो तो आप रेलवे स्टेशन पर चले जाइए। रेलवे स्टेशन का हम उदाहरण देते हैं कि रेलवे स्टेशन में फॉर एग्जांपल आपके पास ये है बोगी नंबर 1, ये बोगी नंबर 2, ये बोगी नंबर 3, ये 3 जो बोगियां हैं जुड़ी हुई हैं और यहाँ जो लास्ट में इंजन जुड़ा हुआ है। ओके, हम क्या करते हैं कि जो इंजन जो है, वो जो ड्राइवर है वो इंजन से एक पुश करता है, वो बैक करता है इंजन को। आप देखेंगे तो ये एक बोगी और इंजन के बीच में यहाँ भी स्प्रिंग है और यहाँ भी स्प्रिंग है, यहाँ भी स्प्रिंग है। अब होने क्या वाला है, जैसे ही इंजन एक पुश करेगा पहली बोगी को, ओके, बट विल हैपन एज दीज आर कनेक्टेड थ्रू दीज इलास्टिक स्प्रिंग्स, बट विल हैपन देन इट विल ट्रांसफर द डिस्टर्बेंस विदाउट इंटायर ट्रेन बॉडली डिस्प्लेस्ड। इससे क्या होगा, सिर्फ पहली बोगी जो तीसरे नंबर की बोगी है ये डिस्प्लेस होगी, फिर उसके बाद दूसरे नंबर की डिस्प्लेस होगी, फिर ये पहले नंबर की डिस्प्लेस होगी। बट इसको डिस्प्लेस करने के बाद दिस बॉगी नंबर 3 विल कम बैक टू द मीन पोजीशन। दिस मीन्स ईच बॉगी विल ऑसिलेट अबाउट द मीन पोजीशन और सारी जो ट्रेन है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। दिस इज हाउ द वेव propagate from one point to another point with the collective oscillation। जो हमने शुरू में एक सेंटेंस पढ़ा था कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट को मूव करता हुआ देखते हैं, ऑसिलेट करता हुआ देखते हैं, पर जो वेव्स होती हैं उसमें कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल दे एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम अपनी चर्चा को आगे जारी रखते हैं। अब देखिए, हम देखते हैं कि जो गैसेस होती हैं तो साउंड वेव्स जो हैं वो एयर में कैसे ट्रैवल करती हैं। हम इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमने एक कोई कंटेनर लिया हुआ है और इस कंटेनर के बीच में ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं। दिस इज़ मीन सम गैस, जो भी आपको कोई ठीक लगती है उसका आप नाम रख भर सकते हैं। यदि हम फॉर एग्जांपल कि इस गैस को हम कंप्रेस करते हैं, इफ़ वी विल कंप्रेस दिस गैस, बट विल हैपन देन कंप्रेस होने के बाद क्या होगा, जो एयर मॉलिक्यूल जो होंगे, द एयर मॉलिक्यूल दे विल कम क्लोजर, वो इकट्ठे हो जाएंगे। अब जब इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या होगा, इसकी जो डेंसिटी चेंज होगी। तो मैं सीधी शब्दों में ये कहूँ कि इसकी जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज इट्स डेंसिटी विल इंक्रीज। सो डेंसिटी इंक्रीज होने के बाद क्या होगा, देयर इज ए चेंज इन प्रेशर, प्रेशर भी बदल जाएगा। अब आप जानते हैं, आपने पढ़ा है कि जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज दिस इज फोर्स अपॉन एरिया। सो दिस फोर्स इज विच काइंड ऑफ फोर्स, ये जो फोर्स होगा वो क्या करेगा, ये रिस्टोरिंग फोर्स पैदा करेगा। दिस विल क्रिएट द रिस्टोरिंग फोर्स। तो जैसे ही एक पोर्शन से जो एयर मॉलिक्यूल है वो आगे की ओर मूव करेंगे, तो फॉर एग्जांपल कि ये जो पार्ट है वो कंप्रेस हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रेयर फ्रैक्शन बन जाएगा, राइट। एंड देन द पार्टिकल कंप्रेस वन पार्ट, एक में जो है वो डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो उससे प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने से रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होगा, and they will these particle or these air particle will go back to their mean position, so they start oscillating about the mean position। so अब आप देख रहे हैं कि जो वेव मोशन में हर केस में एक ही तरह का जो प्रोसेस है वो होता है। so sound waves in air cause the change in density। तो साउंड वेव जब हवा में मूव करती है तो डेंसिटी चेंज होती है। यदि डेंसिटी बढ़ जाए
तो हम उसको कंप्रेशन बोलते हैं। इफ डेंसिटी विल इंक्रीज देन वी कॉल इट एज ए कंप्रेशन, एंड इफ डेंसिटी विल डिक्रीज वी विल कॉल इट एज ए रेयरफैक्शन। यदि डेंसिटी डिक्रीज होती है तो उसको हम रेयरफैक्शन बोलते हैं। सो अब हमने सॉलिड्स की एयर की बात कर ली, अब हम सॉलिड्स की बात करते हैं कि आप देखना ना, जब आप एक सॉलिड के साथ कुछ चीज़ टकराते हैं तो उसमें भी साउंड वेव्स ट्रांसफ़र होती है। तो हाउ इट गोज़, सो विल गो विद दिस एग्जांपल। सो आप सॉलिड का एक स्ट्रक्चर देखते हैं, ये देखिए सॉलिड के एटम हो गए, हम इनको मार्क कर देते हैं नंबर 1, इट इज़ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So this is the arrangement of atom in any crystalline solid, तो जिसमें एक periodic arrangement of atoms होती है। ओके, सो इसमें यदि मान लो इनिशियली जो सारे जो एटम्स होंगे वो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में होंगे, ऑल दीज एटम्स विल बी इन द इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, राइट। सो ऑल दीज एटम्स विल बी इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन, राइट। अब आप क्या करते हैं, आप ऐसा करते हैं कि आप नंबर 1 फॉर एग्जांपल एक सिंगल एटम को आप डिस्टर्ब करते हैं, विल डिस्टर्ब ओनली द सिंगल एटम। एक किसी किनारे पर एक एटम है, आप सिर्फ उसको डिस्टर्ब करते हैं। अब होगा क्या, ये जो सिंगल एटम है ये अपने पड़ोसी को डिस्टर्ब करेगा, ठीक है, या आप इधर को डिस्टर्ब करते हैं तो ये अपने पड़ोसी को डिस्टर्ब करेगा, और इसके बाद ये डिस्टर्बेंस अगले नेबरर को चली जाएगी, उसके बाद ये डिस्टर्बेंस अगले नेबरर को चली जाएगी। बट देन बिकॉज ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स दिस पार्टिकल नंबर 1 विल कम बैक टू द मीन पोजीशन। थोड़ी देर के बाद इसको डिस्टर्ब करने के बाद इट विल come back to the mean position because of the restoring force, right? Because of the restoring force all these particle will come back to the original position. तो हम यदि सॉलिड की बात करें, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करें, तो हम इसमें ये मानकर चलते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में या सॉलिड्स में सभी जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इस तरीके से जुड़े होते हैं कि दो पेयर ऑफ एटम्स के बीच में कोई एक स्प्रिंग एग्जिस्ट करता है। एटम्स इन द लैटिक्स as the end points with the spring between the pair of them, उनके जो कोई जोड़ा आप कंसिडर कर लें, जैसे आप इस और इस जोड़े को कंसिडर कर लो, तो ये कुछ इस तरीके से होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल इन दोनों के बीच में एक स्प्रिंग जुड़ा हुआ है। आप कोई ये पेयर कंसिडर कर लीजिए तो ये भी ऐसे लगे कि इन दोनों के बीच में एक स्प्रिंग जुड़ा हुआ है। So this is how the wave motion will takes place in case of the solids. So this is all about the introduction part of this chapter. Thank you.